प्रारंभ से कार्य करता रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 1985 में प्रथम बार माल खरौदा विधानसभा से निर्वाचित हुए। 1993 में दूसरी बार मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों ने जिन परंपराओं को स्थापित किया, परेशान कर रहा है। वो मस्तूरी के रहने वाले बहुत सीधे सरल और बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमेशा जब भी हम लोग विलास के प्रति श्रद्धांजलि उसका पालन करें ताकि इस तरह समाज में आते रहें, यही कहते हुए मैं उनके परिवार के प्रति स्थान दे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। सदन की ओर से इस तरह समाज में आते रहें, यही कहते हुए मैं उनके परिवार के प्रति स्थान दे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। दिवंगत के सम्मान में सदन कुछ देर मौन धारण करेगा।
दिवंगत के सम्मान में सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित। तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना। कोई जो पूछे राम राम का पर्याय तो देना, और कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना। अध्यक्ष महोदय, इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में आधुनिक भारत के सांस्कृतिक अग्रदूत स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता के बाद हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अपने कार्यकाल के पहले साल को विश्वास वर्ष के रूप में स्थापित किया। अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जनादेश पर्व मनाकर जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की हिम्मत दिखाई। इन्हीं ईमानदार प्रयासों के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने बार बार आशीर्वाद देकर अपने अटूट विश्वास को जताया है। चाहे वह लोकसभा चुनाव का समय हो, उपचुनाव का अवसर हो या स्थानीय निकाय के चुनाव में एक तरफा मुहर लगाने की बात हो, छत्तीसगढ़ की जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अध्यक्ष महोदय, 10 में से 10 नगर निगमों में एक तरफा जीत दिलाई। ईवीएम का बहाना बनाने वालों को मुहर लगाकर भी इस बार जनता ने जवाब दे दिया। अध्यक्ष, वहीं दूसरी ओर पूरे देश की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली और सशक्त नेतृत्व को अपना अटूट विश्वास रूपी आशीर्वाद प्रदान। नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय राजनीति में बहुप्रचलित एंटी इनकम्बेंसी की अवधारणा को वो शब्द है प्रो इनकम्बेंसी का। मोदी जी देश के मात्र दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 3 बार शपथ लिए हैं। 2001 के बाद लगातार 24 वर्षों तक या तो वे राज्य के प्रमुख अर्थात मुख्यमंत्री रहे हैं या राष्ट्र के प्रमुख अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर लगातार बने हुए हैं। 24 साल का समय हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हाल ही में हरियाणा, महाराष्ट्र एवं दिल्ली की सफलताएं मोदी जी के प्रति भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जनता द्वारा प्रकट किए गए अटूट विश्वास की कहानी को लगातार दोहरा रहे हैं। इन दोनों इंजनों के बल पर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए चल रहे विकास की गाड़ी को हाल के स्थानीय चुनावों में छत्तीसगढ़ में तीसरा इंजन मिल गया है और यह गाड़ी अब और तेज गति से दौड़ने को तैयार है। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के जीवन काल की दृष्टि से यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष मना रहा है। सन 2000 में जन्म के बाद हमारा छत्तीसगढ़ युवावस्था में पहुंच गया है। 25 वर्ष की आयु किसी व्यक्ति, संस्था या राज्य के जीवन काल में सर्वाधिक ऊर्जा का समय होता है। आज हमारे राज्य के लोगों की औसत आयु भी मात्र 24 वर्ष ही है, जो देश के लोगों की औसत आयु 28 वर्ष से भी बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, इन 25 वर्षों में से 15 वर्ष छत्तीसगढ़ ने आपके नेतृत्व में तीव्र प्रगति की और अब हम मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन 25 वर्षों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे राज्य का जीडीपी वर्ष 2000 में मात्र 21,000 करोड़ रुपया था, अब हम 5 लाख करोड़ की जीडीपी को पार कर चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपए से बढ़कर 1.5 लाख के पास पहुंच चुका है। विश्वविद्यालयों की संख्या को हमने 4 से बढ़ाकर 25 तक पहुंचाया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था अभी मुझे याद आता है कि हमारा एक बैचमेट था। हम लोग उसी समय 12वीं कक्षा पास होकर निकले थे और उस मेरे एक बैचमेट दोस्त की पीएमटी में रैंक 100 के अंदर डबल डिजिट में थी, लेकिन उसे एमबीबीएस की सीट तक नहीं मिल पाई थी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उस समय पूरे राज्य में एक ही मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। हमारी पार्टी की सरकारों के विशेष प्रयासों से अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 तक पहुंच चुकी है। अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजमार्गों, राजकीय राजमार्गों और रेल लाइनों की लंबाई को भी हमने इन 25 सालों में डबल किया है। रायपुर में राज्य स्थापना के समय कुल 6 फ्लाइट ही आया करते थे, आज 76 फ्लाइट आते हैं। अध्यक्ष महोदय,
उस समय बस्तर सरगुजा में एयरपोर्ट की बात कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मोदी जी की उड़ान योजना के कारण यह भी संभव हुआ। प्रदेश में कुल बैंक ब्रांच महज 1500 हुआ करते थे, अब ये बढ़कर 6500 तक पहुंच गया है। 2 लाख शासकीय कर्मचारियों की संख्या को हमने इन 25 सालों में 4 लाख तक पहुंचाया है। मात्र 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी अध्यक्ष महोदय, जो आज कई गुना बढ़कर 1 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन के पास पहुंच चुकी है। 7300 मेगावाट बिजली उत्पादन को हम सब ने 18,000 मेगावाट तक पहुंचाने में सफलता पाई है। छत्तीसगढ़ पावर सरप्लस राज्य बना है। सन 2000 में स्थापना के समय हमारी राजधानी रायपुर या पूरे राज्य में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था अध्यक्ष महोदय। आज संभवतः हमारा रायपुर ऐसा एकमात्र राजधानी शहर है जहां आईएम भी है, एम्स भी है, एनआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट सीपेड भी है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एचएनएलयू भी है। अध्यक्ष महोदय, एक और राष्ट्रीय स्तर का संस्थान आज की इस बजट में और जुड़ने जा रहा है, जिसका जिक्र मैं आगे की पंक्तियों में करूंगा। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की यह प्रगति गाथा एक ओर मुझे हर्षित करती है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के विकास और बेहतर भविष्य की ललक मुझे संतुष्ट होने नहीं देती, बल्कि और ऊर्जा से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, किसी भी राष्ट्र के जीवन काल में एक पड़ाव आता है जब राष्ट्र अपनी विकास यात्रा में तेजी से प्रगति कर सकता है, और भारत के लिए यह वह समय चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, जो भारत के इतिहास का यह कालखंड ऐसा कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। मोदी जी के इस शब्दों में पुनः कहूं तो यही समय है, सही समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की स्वतंत्रता के अमृत काल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ भी राष्ट्र निर्माण की इस पहल में बराबर का योगदान देकर माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को सार्थक करे। यह हमारे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए भी उतना ही जरूरी है कि देश की विकास प्रक्रिया में कदम
जानना चाहता हूं कि 197 से कितने ग्राम जल स्रोत विहीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत विस्तार से माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर दिया है। कसडोल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 विकासखंड आते हैं, पलारी, बलौदा बाजार और कसडोल। टोले मंजरे वाला बताइए। हर घर जो रिपोर्टेड ग्राम है वो 37 है। हर घर जल जो प्रमाणित ग्राम है, काम है। पूर्ण रूप से ये 28 की 28 योजनाएं हस्तांतरित है। ग्राम है, ग्राम पंचायत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग जैसे फील्ड में जाते हैं के लिए जो लगा हुआ है नल, वह नल बहुत जगह अभी से टूट गया है, जबकि वहाँ पर पानी टंकी से पानी सप्लाई नहीं हो पाया और ठेकेदार यह बना दिया है और वो अभी से गिरना चालू हो गया है। ऐसे में हम उस मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि ये योजना का कार्य प्रगतिरत है और किसी तरह की अनियमितता की कोई शिकायत, टूट फूट की शिकायत कोई हो, माननीय सदस्य मुझे उपलब्ध करा दें। निश्चित इस योजना में किसी
पूरा करेंगे? इसमें हमारा 50 प्लाट उसमें दिया गया है और 5,000 से 20,000 स्क्वायर फीट का अलग अलग उद्योग लगेंगे, तो निश्चित तौर पर 500 लोगों को रोजगार का लक्ष्य है वो पूरा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक एक आवंटन नहीं हुआ है, इतना धीरे गति से काम कर रहे हैं, एक आवंटन ना प्रचार प्रसार हुआ है अध्यक्ष महोदय, ना किसी को पता है इसके बारे में। आपने प्रचार प्रसार किया है, विज्ञापन निकाला है इसके लिए, तो हम कैसे माने कि आप आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं किसी मार्च महीना में इसको प्रारंभ हम लोग कर देंगे। चलिए, बहुत अच्छा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बता दिए मार्च से शुरू कर रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न चलिए, पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस आपसे आपके द्वारा एक ही प्रश्न पूछना है, क्या यहाँ जो भूमि अधिग्रहण किया है उनको मुआवजा मिल चुका है, और अगर मिल गया है तो किस दर से मिला है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी अधिकृत जमीन किया गया है उनको सभी को मुआवजा मिल चुका है, किसी का कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए, श्री दलेश्वर साहू, क्रमांक 5। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा समूह जल प्रदाय योजना राजनांदगांव के बारे में है, जिसमें मैं एलबी नगर समूह जल योजना के बारे में संरचना 13 घटक पे होना है, जिसमें मैं 2 घटक के बारे में बात करूंगा, इंटकबेल और एमबीआर। बताने की कृपा करेंगे कि जो स्वीकृत संरचना इंटकबेल और जल शुद्धिकरण संयंत्र का निर्माण कौन कौन से स्थलों का नक्शा खसरा बताने की कृपा करेंगे। राजनांदगांव जिले में 5 भाषण नहीं चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए। मैं जो 2 शब्द में बात किया हूँ, लाल बहादुर और ढेरी उरी में जाने की क्या जरूरत है? चलिए, थोड़ा बिल्कुल भूमिका के साथ बता रहे हैं ना, धैर्य रखिए ना। आपको अवसर दूंगा, पहले मंत्री जी का पूरा जवाब सुन लें, फिर प्रश्न कर सकते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्व से 2 संचालित है। जल जीवन मिशन से 3 MBS स्वीकृत हुए हैं। माथल डबरी लागत 14 करोड़ का, जिससे 12 गांवों को पानी मिलेगा। सूखा नाला बैराज और घुमरिया नदी से जिसके लिए पानी आएगी। एलबी नगर, जिसकी लागत 21.35 करोड़ है, 20 गांवों के लिए पानी की व्यवस्था होगी। खातू टोला बैराज और झूरा नदी से पानी लाने की योजना है। मोगरा MVS, जिसकी लागत 396.47 करोड़ है, 330 ग्रामों को पानी पेयजल मिलेगा। सेमर बांधा, एनीकट और शिवनाथ नदी से ये आएगा। जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है एलबी नगर के मामले में, प्रश्न ये पूछना जो चाह रहे हैं वो वास्तविकता ये है कि चारागाह की जमीन पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया उस स्थान के लिए और उसके बाद होती है, और इसलिए वो शासकीय जमीन पर ही बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन, साधारण सा उत्तर चाहा हूँ कि कौन से नक्शा खसरा में आपने मेरे पास जो प्रस्तुत किए हो, आपने जो उत्तर दिए हो, वो कृषि भूमि है और किसी किसान का जमीन है। आपने समला चारागाह की बात कर रहे हो, मेरे पास जो उत्तर दिए हो आप जांच करा लीजिएगा साहब। तो आप सिंपल से कौन से नक्शा खसरा में दिए हो ये भर बता दो। नक्शा खसरा आपको उपलब्ध कराया है माननीय सदस्य महोदय, और मैं आपको सुना भी देता हूं पढ़कर। शासकीय जमीन का खसरा 5 साल पूरा लगा है। पंचायत ने उसके लिए विस्तृत रूप से प्रस्ताव पारित किया है। जो जमीन उसी जमीन पर है। स्पष्ट रूप से खसरा में मेहतर पिता पीताम्बर अन्य कृषक का नाम शामिला चारागाह माद में दर्ज है। ये खसरा, नक्शा, साला सब कुछ आपको उपलब्ध कराया है। अध्यक्ष महोदय जी, आपने जांच करवा लीजिएगा। इसमें आप लिखे जरूर हो कि आपने ये मेहतर
उनके अलावा 10 लोगों का है, पर मेरे जो जानकारी दिए हो उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है कि समला चारागाह करके। आप किस ढंग से आपने आपको आपके पास है वो आप जानेंगे। मेरे पास जो आपने कागज दिया हो वो सिर्फ कृषि भूमि मेहतर जमीन के नाम से। चलो ठीक है साहब, आपने जब इतना बड़े जब काम कर रहे हो तो अग्रिम आधिपत्य के लिए आप अनुमति ले लेते, आपको आपके उस जगह को आप अपने नाम में कर लेते, पीएचई के नाम में कर लेते। ये तो प्रक्रिया है, ये तो नियमित प्रक्रिया के रूप में है। पर आप आज मेरे जानकारी में ये किसान का जमीन है अध्यक्ष महोदय। दूसरा, आपने इंटक बेल जो बना रहे हो कौन से नक्शा खसरा में बना रहे हो, ये भी अध्यक्ष, ये तो जल शुद्धिकरण का है। इंटक बेल कौन सी स्थल में बना रहे हैं मंत्री महोदय? शासकीय भूमि पर ही बनाए जा रहे हैं माननीय सदस्य महोदय। अध्यक्ष महोदय, शासकीय जमीन पर ही सारा काम हुआ है और जिस पे पंचायत का प्रस्ताव होता है, आगे और समितियों में उसका अनुमोदन होता है, शासकीय जमीन पर बनाया हुआ है। और यदि किसी तरह से कोई शिकायत हो तो माननीय सदस्य मुझे उपलब्ध करा लें, निश्चित रूप से हम जांच करा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सिंपल से खातू टोला बैराज पानी का स्रोत झूरा नदी का उल्लेख है। आपके ही कार्यकाल में आपने सुखा खातू टोला बैराज बनाए, उसी के नीचे में एक एनीकट भी बनाए हैं कि उस शुद्ध रूप से लाल बहादुर में पानी जाने के लिए आपने करोड़ों रुपए करके एनीकट बनाए साहब। आप उसके बाद उस एनीकट आपके डीपीआर में भी वो एनीकट का उल्लेख है। आपने इंटक बेल जो बना रहे हो वो कहीं दूसरा जगह बना रहे हो, तो मैं किसी के ऊपर कार्रवाई भी नहीं चाहता। आप नल जल योजना, सामूहिक नल जल योजना उपयोगी है और 21 करोड़ रुपए हमने खर्च भी कर रहे हैं। तो आप सिर्फ मेरे उपस्थिति में आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो संरचना है, आप जो घटकवार है वो कहाँ कहाँ बना रहे हो, मेरे उपस्थिति में जांच करा के सिंपल सा है। मैं कार्रवाई करने के लिए भी नहीं बोलना चाहता, पर इतना तो करा सकते हो मंत्री जी। निश्चित रूप से सदस्य महोदय की उपस्थिति में जो स्वीकृत योजना है उसके अनुरूप काम हुआ है नहीं हुआ है, निश्चित रूप से जांच करा। क्रमांक 6 श्री द्वारिकाधीश यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, मेरा सवाल काफी गंभीर है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका बागबाहरा में पेयजल की काफी गंभीर समस्या है, लेकिन आपके उत्तर से गंभीरता उस समस्या का हल हो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। आप बहुत ज्यादा गंभीर हो गए, 5वीं बार गंभीर। समस्या ही उतना ही है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी लेवल का समस्या है। माननीय मंत्री जी, हाँ पढ़ के आते हैं आज? बिल्कुल। अब देख के कैसे पढ़ा? अरे पढ़ नहीं रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। दिन पढ़े आप बागबाहरा के साथ अन्याय मत करो भाई, आप वहाँ के भाषा हो, उधर वाले अन्याय कर रहे हैं उसको देखिए आप। अजय जी, आज द्वारकाधीश बहुत गंभीर हैं, आप छेड़िए मत उनको। चलिए। माननीय मंत्री जी, आप मेरे सवाल के जवाब में ये दिए हैं कि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ये सही है कि अमृत जल जीवन के अंतर्गत पत्र व्यवहार नहीं हुआ है, लेकिन नगर पालिका बागबाहरा में मेरे पास संकल्प क्रमांक 37 में प्रस्ताव पारित हुआ है और शासन को भेजा गया है और आपके विभाग के द्वारा ये जानकारी दिया जा रहा है कि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ये सरासर सदन को गुमराह किया जा रहा है। क्या आप इस पर कोई कार्रवाई करेंगे? अगर आपकी अनुमति हो माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ये प्रस्ताव एक कॉपी मैं पटल पे रख सकता हूँ। प्रश्न पूछ लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत विस्तार से उत्तर माननीय सदस्य को दिया है। नगर पालिका बागबाहरा का जहां तक बात है, नगर पालिका बागबाहरा को पेयजल आपूर्ति के लिए 15वें वित्त मद के अंतर्गत 2023-24 में 40 लाख रुपए और 24-25 में पाइपलाइन विस्तारीकरण, ओवरहेड टैंक निर्माण के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। और इसलिए हमारी सरकार लोगों को पेयजल मिले इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं और ये सही है, ये सही है। और आपने स्वीकार भी किया है कि अमृत मिशन के लिए कोई प्रस्ताव निकाय ने नहीं दिया है और अमृत मिशन के लिए, अमृत मिशन 2, इसके लिए कोई प्रस्ताव नगर पंचायत से आएगा तो निश्चित रूप से
उसके जो मापदंड है उसके अनुरूप विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि उस समस्या को हल करने के लिए आप सदन में एक घोषणा कर दीजिए कि निश्चित रूप से शामिल करेंगे। दूसरी बात, आप जो जवाब दिए हैं 15वां वित्त आयोग के तहत जो राशि उपलब्ध कराई गई है ये सही है। मेरा ये कहना है माननीय मंत्री जी, ये केवल पूरे प्रदेश में ये समस्या आ रहा है, जो बागबाहरा में समस्या है, बेगर जल स्रोत के केवल और केवल पाइपलाइन और टंकी का निर्माण कर दिया गया। 1,33 लाख कुछ धनराशि है, लेकिन क्या जब प्राक्कलन तैयार हुआ तो उसमें उपयोगिता स्पष्ट उल्लेखित रहता है। जब वहां पर जल स्रोत है ही नहीं तो उस पाइपलाइन और उस टंकी का क्या उपयोग? पहले आप बताइए कि ये शासन की नीति में क्या है, पहले जल स्रोत खोजना है कि पाइपलाइन बनाना है? और बेगर पाइपलाइन जल स्रोत के इस पाइपलाइन का जो प्राक्कलन तैयार किया गया और उसकी उपयोगिता गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया प्राक्कलन में, उस पर कोई कार्रवाई करेंगे क्या आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय सारी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं कि अमृत मिशन से कोई प्रस्ताव नहीं गया। अमृत मिशन के लिए 1,35 लाख रुपए दिया है, वो भी स्वीकार कर रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। और अभी भी मैंने कहा है कि आप अमृत मिशन 2 के लिए कोई प्रस्ताव नगर पंचायत से आता है तो जरूर मापदंड के अनुसार विचार करेंगे। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। पालिका चूंकि छोटी संस्था है वो प्रस्ताव भेजता है, लेकिन उस समस्या का हल किस योजना में होगी वो शासन के उच्च स्तर पर तय होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जो मेरा सवाल ये था कि जल स्रोत के बेगर पाइपलाइन का निर्माण किया गया जिसमें समस्या हल नहीं हुआ, राशि का दुरुपयोग हुआ, इस पर कोई कार्रवाई करेंगे क्या? आप तो दूसरे दिशा में ले जा रहे हैं। देखिए, अनियमितता और गड़बड़ी की कोई शिकायत है तो निश्चित रूप से जांच करते हैं, पर ये निकाय सामान्यतः निर्धारित करता है, उसकी योजना प्रारूप निकाय के स्तर पर बनता है। पर फिर भी आप यदि कहते हैं कि कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से आप मेरे संज्ञान में लाएं, निश्चित रूप से उसका परीक्षण करा लेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 धन्यवाद। शकुंतला सिंह पोर्ते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उप मुख्यमंत्री जी से अपने प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत 3 वर्षों से यातायात को सुगनाने हेतु कितने घाटों का घाट कटिंग का कार्य स्वीकृत हुआ है पूछा था मैंने, लेकिन जवाब में निरंक आया है। ये सार्वजनिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजपुर जिला के अंतर्गत घाट पिंडारी में जो माननीय सदस्य का चिंता का विषय है, जिसके लिए बार बार मेरा ध्यान भी उन्होंने आकर्षित कराया है, और वो रोड खराब हो गया है, महत्वपूर्ण रोड है, परंतु स्थिति ये है कि उसके लिए घाट कटिंग करनी पड़ेगी, फॉरेस्ट का क्लियरेंस भी आवश्यक है, और विभाग पूरी गंभीरता से उस सड़क को ठीक करने के लिए कि एग्जिस्टिंग आरओबी में हम आरओडब्ल्यू में सड़क को बनाए, फिर भी कुछ घाट कटिंग की जरूरत पड़ेगी। हम गंभीरता से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्य का चिंता जायज है, महत्वपूर्ण सड़क है, लेकिन जो नियम प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ध्यान में रखकर निश्चित रूप से हमारा विभाग पूरी गंभीरता से उनके समस्या के समाधान के लिए, लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जनहित का मामला है और इसके लिए विभाग गंभीर है और पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि इसका कोई समाधान निकले। अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारा घाट पिंडारी है ये बहुत ही सार्वजनिक छत्तीसगढ़ के हित के लिए है, क्योंकि ये बनारसी मुख्य मार्ग है जहाँ पर हमारे काशी विश्वनाथ धाम है, मंदिर है, और अभी लगातार प्रयाग जाने के लिए हजारों गाड़ियाँ उसी सड़क से जाती थी। हमारे यहाँ पिछले 2 वर्षों में लगभग 13 लोगों की जान जा चुकी है और 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। तो मैं उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ
कि आप जिस प्रकार से लुचकी घाट में वायडक्ट ब्रिज बना हुआ है, उसी प्रकार का ब्रिज बनाने का कृपा करेंगे तो हमारे क्षेत्रवासियों के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि वो बनारस का मुख्य मार्ग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि माननीय सदस्य की चिंता जायज है। ओवरब्रिज बनाने की बात माननीय सदस्य कह रही है, इसकी बहुत लागत आती है और ये अभी एग्जिस्टिंग बजट में ये सम्मिलित भी है और कैसे उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो, विभाग इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस समस्या का समाधान कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 डॉक्टर संपत अग्रवाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा प्रश्न है, श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को वितरण सामग्री के खरीदी के संबंध में प्रश्न किया गया था, जिस संबंध में माननीय मंत्री जी के द्वारा सीधे खाते में पैसा जमा करना बताया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सीधे हितग्राहियों को पैसा देने का कोई प्रावधान है? यदि है तो किस नियम के अंतर्गत उक्त योजनाओं की राशि हितग्राहियों के खाते में जमा की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 2021 को निर्देश हुआ कि जो भी सामग्री हम लोग देते हैं उसको उनके खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफ़र किया जाए और छत्तीसगढ़ में 22 मार्च 2023 को ये लागू हुआ और अभी जितने भी हितग्राही के सामग्री मूलक योजनाएं हैं उनके खाते पर सीधा बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, उक्त योजना के लिए हितग्राहियों का चयन किस आधार पर किया गया है? क्या जिन हितग्राहियों को अपात्र किया गया उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उस संबंध में संबंधित हितग्राहियों को सूचना दी गई है? अगर नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, निरंतर रूप से प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है। आवेदन हमारे पास आते हैं, स्वीकृत भी होता है और किसी का कोई पेपर वगैरह में कमी रहता है, बहुत ज़्यादा पेपर का आवश्यकता नहीं रहता है, उनको अवगत भी कराया जाता है। और अभी हम लोगों ने नया एक निर्णय लिया है कि किसी के आवेदन को निरस्त नहीं करना है, उनको जो पेपर उनके पास कम है उसको पूर्ति कराकर उसको पूरा दस्तावेज को कंप्लीट कराकर उसको पात्र सूची में डालें, ऐसा निर्णय भी विभाग के द्वारा लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा परिशिष्ट 2 में दिए गए उत्तर के आधार पर लगभग योजनाओं में 70 से 80% हितग्राहियों को लाभ नहीं मिला है, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस योजना में संबंधित अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से कुछ हितग्राहित लोगों को लाभान्वित किया गया और जो सही व पात्र गरीब तबके के लोग थे उनको जानबूझकर योजना का लाभ लिया गया। क्या इस पर आप संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से किसी अधिकारी के द्वारा अनियमितताएं नहीं बरती गई है और मैंने पहले बताया कि उनका आवेदन जो आता है निरंतर प्रक्रिया है और जो भी लंबित आवेदन है, अगर माननीय सदस्य के क्षेत्र से कोई इस टाइप का प्रकरण है तो बता देंगे, उसको तत्काल। चलिए बता दीजिए मंत्री जी को। क्रमांक 9 डॉक्टर चरणदास मोहन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी बहुत सीधे साधे सरल हैं, इसलिए मैं उनको बहुत सरल भाषा में प्रश्न पूछ रहा हूं। छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी परंपरा है क्या कि दूल्हे के बगैर बारात जाया जाता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जैसे माननीय नेताजी का मैं सारा समझ रहा हूं कि हम लोग दिल्ली और बॉम्बे में इन्वेस्टर सम्मेलन किए थे, शायद उसके इशारा कर रहे हैं वो, तो निश्चित तौर पर नया उद्योग नीति हमारा बना है और सभी सरकारों ने अपने अपने उद्योग नीति को लेकर बाहर में जाते हैं
और उद्योगपतियों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे प्रदेश में आकर आप उद्योग स्थापित करें। कांग्रेस सरकार में भी विदेश तक का भी इन्वेस्टर सम्मेलन हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तो कई बार इन्वेस्टर सम्मेलन किया। और उसी तरह से हमारे अभी माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा भी बम्बई या दिल्ली में इन्वेस्टर सम्मेलन किया गया है और उसमें हम लोगों को बड़ा लाभ मिला है। 31 प्रस्ताव हमको मिले हैं जिसमें लगभग 47,000 करोड़ का इन्वेस्ट का प्रस्ताव हमको मिला है। और जिस दिन आप लोगों ने आपने प्रश्न लगाया उसके बाद में अभी 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्ट का ऑफर हम लोग को मिल चुका है। और आप सबके सहयोग से हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे और छत्तीसगढ़ के जो हमारे नौजवान साथियों को रोजगार उपलब्ध हो सके। देखिए साहब जी, मंत्री जी, आपको जितना सिखाया गया आपने तो कह दिया। मेरा पूछने का अर्थ ये है, बिना दूल्हे के बारात का मतलब ये है कि आपने अपने उद्योग के लिए भूमि का चयन किया ही नहीं है और भूमि का चयन नहीं हुआ है, आप वहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और बिना भूमि के आप कैसे बताएंगे कि कौन सी भूमि में कौन सी इंडस्ट्री लग रही है। दूसरी बात, 31 आदमी का आपने जो चयन किया है उद्योगपतियों का, आपने इनविटेशन भेजा है, इनविटेशन टू इन्वेस्ट। आपको यहाँ आकर हमें हमारे छत्तीसगढ़ में आपको उद्योग लगाना है, इसलिए आपने आमंत्रित किया है। तो ये आए नहीं है, आपने लिख लिख के बुलाया है। तो मैं कह रहा हूँ इतनी जल्दी नहीं है, आप अच्छे से विभाग में काम करा लीजिए, अपना जमीन खोज लीजिए, जल का स्रोत समझ लीजिए, बिजली वहाँ आएगी कि नहीं ये समझ लीजिए, उसके बाद आप जाइए ना। किसने मना किया? आप भी जाइए, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जी विदेश जाते थे, हम लोगों को भी ले जाइए। 1-2 में तो चल ही सकते हैं। कोरबा वगैरह जाना हुआ तो कोरबा के लिए जाएंगे तो हम भी चलेंगे विदेश, देखेंगे कि आप वहाँ विदेश में क्या क्या करते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेताजी ने बहुत अच्छी बात कही। इस बार हम लोग कहीं भी इन्वेस्टर सम्मेलन करने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको भी आमंत्रित करेंगे। हम तो चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष मिलकर इस प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में प्रयास करें, उद्योग लगाने का प्रयास करें। और जैसे माननीय नेताजी ने कहा भूमि लैंड के बारे में, तो नियोक्तों के द्वारा मांग के अनुसार भूमि प्रदान की जाती है। बहुत जगह वो स्वयं निजी भूमि का भी अधिकरण का परमिशन न्यायालय कलेक्टर के माध्यम से होता है और हम लोग का भी लैंड बैंक जो रहता है उसको भी उनको देते हैं। अभी 4 जगह हमारे निवेशकों ने भूमि चिन्हित कर लिया है। अगर कहेंगे तो उसको कहाँ पर चिन्हित हुआ है उसको भी बता देता हूँ। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे 4 भूमि जो चयन की हैं उसमें मेजर पॉलीमेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सेमीकंडक्टर को NRDA द्वारा 28 फरवरी 2025 को नया रायपुर में आवंटित की गई है 10 हेक्टेयर भूमि RDA के द्वारा। इसी तरह से एसफेन इंश्योरेंस अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पंखा रैंक बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नया रायपुर में जमीन का चयन किया गया है। अबरनगिरी एनर्जी सोलर पावर द्वारा डाका चाका डंगनिया विकासखंड पथरिया मुंगेली में स्थल चयन किया गया है। और जो भी इच्छुक जहां पर वो चाहते हैं उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको ज़मीन मिल जाए और उद्योग लगे, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है। मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा। आप लोग दिल्ली में मीटिंग करने गए थे तो 1 करोड़ 3 लाख आपने खर्च कर दिया। मुंबई गए थे तो 1,61,000 आपने सिर्फ होटल में, किराए में, बैठक में और यात्रा व्यय में और इन्वेस्ट व्यवस्था में कर दिया था। क्या आप इसके लिए अलग से इन्वेस्ट मैनेजमेंट से दिए हैं कि आपके अधिकारीगण जो गए थे उनकी व्यवस्था में आप गए थे? इस बात को क्या आप बता पाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेश सम्मेलन करते हैं, वहाँ पर जो होटल का है, उद्योगपति आते हैं, उनको खाना पीना का है और भी जो किराया का पैसा लगता है
वो सारी खर्चा आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस स्पीड से माननीय दोनों चल रहे हैं उसमें आप विशेष कृपा करके प्रश्नकाल को 5-1 मिनट और बढ़वा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेताजी को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने दिल्ली में आपके चंद्राकर जी को तकलीफ हो रही है और ये समय भी बीतते जा रहा है। 1 मिनट में बता देता हूं। 1 मिनट ना, मेरी बात सुन लो, उसको जोड़ दो। आप उनके या तो आप जवाब दो या इनके प्रश्न में 2 मिनट निकाल दें। हाँ। आप प्रश्न लंबा मैं कर आधा मिनट का प्रश्न करूंगा। नहीं, आप लंबा कर लीजिए। जैसा कि ये कह रहे 1 मिनट बाकी है। हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि उद्योगपतियों को बुलाते हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ, पीने खाने की व्यवस्था करते हैं कि खाने पीने की व्यवस्था करते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, खाना के साथ पानी भी आता है। प्रश्न क्रमांक 10 दिलीप लहरिया जी। पीना भी अगर कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? उद्योग लगाओ, जो पीना है वो पिलाएंगे, देसी महुआ जो चाहिए सब दिलवाएंगे, और बुलवाओ उनको, खिला दो, खिला पिला। लहरिया जी जल्दी पूछ लो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 24-25 में लोक निर्माण विभाग के बजट में बिलासपुर जिले में और विशेषकर मस्तूरी में किन किन कार्यों का स्वीकृति प्रदान की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत विस्तार से बिलासपुर जिले की सभी विधानसभाओं की जानकारी दी है। 2024-25 में बिलासपुर विधानसभा में बजट में 11 काम शामिल थे, 2 की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। भवन के 4 काम शामिल थे, 2 की प्रशासकीय स्वीकृति हुई है। सेतु के लिए 2 बजट में प्रावधान। अध्यक्ष महोदय, एक भी काम स्वीकृति हुआ है।